दोनों दोस्त पुलिस स्टेशन में बैठे थे। परीक्षक ने विक्रम को उसकी ही चेयर पर जबरदस्ती बिठाया और खुद उसके सामने वाली विजिटिंग चेयर पर बैठा। काम के वक्त परीक्षित का ध्यान कभी नहीं भटकता था। वो उस घटनाक्रम के सारे बिंदुओं को देख रहा था और विक्रम उसे सारे पहलू विस्तार से समझा रहा था। परीक्षित अब नहा धोकर अपने वर्दी में आ गया था और जिस हवलदार ने उसके साथ बदतमीजी की थी उसे अपने साथ खड़ा कर दिया। उस हवलदार बेचारे की सिट्टी पिट्टी गुम थी। वो यही सोच रहा था कि अब बरसे कि तब बरसे। हालांकि विक्रम और परीक्षित उसे कुछ कह नहीं रहे थे, बस छोटे मोटे काम करवा रहे थे। बीच बीच में परीक्षित उसको कुछ पल घूर भी लेता। विक्रम जानता था कि ये परीक्षित की आदत है। किसी को सजा देने का तरीका उसका कुछ अनोखा ही था। वो किसी को कुछ ना कहकर उसे अपने सामने ही रखता, जिससे वो आशंकित ही होता रहे। परीक्षित, विक्रम एक बात तो बता, ये हरबंस लाल तुम्हें कैसा आदमी लगा? दरअसल हरबंस लाल बॉस ही था जिसने पिछली रात बदतमीजी करने की कोशिश की थी। ये चक्कर कुछ समझ में आया? विक्रम, सच बताऊं तो मेरी खुद की राय में वो निहायत ही घटिया, जलील और अपराधी किस्म का आदमी था। पहली बात तो ये कि तुमने तहखाना देखा, कितना शानदार बनवाया गया था और उसमें शानदार बेड भी लगवाया गया था। दूसरी बात, वो दोनों लड़के अभी जेल में होने चाहिए थे, तो वहाँ हरबंस लाल के साथ क्या कर रहे थे? और कहते कहते विक्रम चुप हो गया। और वहाँ तुम्हें अलमारी से ऐसी चीजें मिली जो कई जिंदगियां बर्बाद कर दी। परीक्षित ने बात पूरी की। विक्रम का मुंह खुला रह गया। वो आंखें फाड़े परीक्षित की शक्ल देखता रहा। परीक्षित, अरे भाई, मेरी नजर उस खुली अलमारी पर पड़ गई थी। उसमें धूल के निशान देखते ही मैं समझ गया था कि वहां से कोई चौकोर चीज उठाई गई है, जो कोई फाइल भी हो सकती है। उसकी अय्याशी को देखते हुए साफ लग रहा था कि वहां कोई अच्छी चीज तो होने से रही। वहां तो उस चीज को उठाने की हिम्मत और कौन कर सकता था? परीक्षित, अरे भाई, मेरी नजर उस खुली अलमारी पर पड़ गई थी। उसमें धूल के निशान देखते ही मैं समझ गया था कि वहां से कोई चौकोर चीज उठाई गई है। वो कोई फाइल हो ही सकती है। उनकी अयासगाह को देखते हुए साफ लग रहा था कि वहां कोई अच्छी चीज तो होने से रही, और वहां से उस चीज को उठाने की हिम्मत और कौन कर सकता था? किसमें था इतना जिगर जिसका ध्यान इस दृश्य से हटकर वहां रखे सामान पर जा सकता है? 2 + 2 4 कहते हुए परीक्षित मुस्कुराने लगा। विक्रम के होठ भी मुस्कुराने की मुद्रा में फैले। परीक्षित ने आगे कहना शुरू किया, अब जब तुमने वो चीज वहां से उठाई है तो जाहिर सी बात है कि अब तक तो उसका अस्तित्व ही ना बचा होगा, ताकि कोई जिंदगी खराब ना हो। अब मुद्दा ये उठता है कि ये खूनी है कौन? क्योंकि यदि उसका कोई शिकार कोई लड़की होती तो वो वहां से वो सबूत जरूर ले जाती। और ऊपर से खून का ये तरीका, दिमाग नहीं मानता ये सब, पर दिल कहता है कि ये किसी इंसान का काम नहीं लगता। क्या वहां से कोई छोटा मोटा सुराग भी नहीं मिला? विक्रम मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कुराहट देख परीक्षित समझ गया कि कुछ बहुत बड़ा उसके हाथ लगा है, जो इस मामले की दिशा ही बदल देगा। चलो बताओ, अलग से पुड़िया में क्या बांध रखा है? विक्रम टेबल पे एक भूरे रंग का लिफाफा, एक चिमटे और दस्तानों के साथ रख देता है। परीक्षित समझ जाता है कि अंदर जो कुछ है उसे चिमटे और दस्तानों की सहायता से निकालना है। वो वैसा ही करता है। अंदर से एक ताबीज नुमा लॉकेट निकलता है। अजीब सा ताबीज था। ऐसा ताबीज पहले कभी नहीं देखा। परीक्षित, भाई, ताबीज तो माँ भी मेरे कई बार बनवाती थी, पर यह तो अलग ही लग रहा है। आजकल ऐसा ताबीज कौन पहनता है? ऐसा कोई मुझे पहना दे तो मैं बिल्कुल भी ना पहनूं। खैर, तुमने पता लगाया यह किसका है? विक्रम, अभी तुमने उन सब की हालत देखी? सबके सब हाथ लगाने से भी उछल रहे हैं, जैसे सामने कोई भयानक भूत खड़ा हो। अगर उनसे अभी कोई सवाल करते तो हो सकता है कि किसी को सदमा लगने से उनकी मौत भी हो सकती है। फिलहाल मैंने जेलर को बुलाया है, उससे तुम बात करो। मेरे तो पहुंच से बाहर है भाई। वो दोनों लड़के गायब हैं उसकी जेल से। किसी की तो मिली भगत है ही। परीक्षित, जो गलत हो उससे कोई भी सही इंसान सवाल कर सकता है। उसके लिए किसी पद की कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी तुम बुलाओ उसे, सामने बात करते हैं। आवश्यक पूछताछ होने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया था। उसके बाद पंचनामा करके लाशें वहां से हटा दी गईं। छोड़े जाने के बाद भी कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था। सभी एक दूसरे से अनजान थे। महुआ भी उसके साथ ही थी। किसी को पता न चला था कि कल रात को वो वहां से गायब हो गई थी और कब उनसे आकर मिल गई थी। महुआ को होश में आने के बाद
उसे वहां तहखाने में ही किसी लड़की के कपड़े मिल गए थे जो शायद बॉस के द्वारा किसी पीड़िता के थे, पर अब उसके काम आ रहे थे। पहले सब नशे में थे और अब सब सदमे में थे। किसी को कुछ भी बदलाव होने का पता नहीं चल रहा था। सब अपने नाम पते और अपने बयान दर्ज करा के अपने घर लौट गए थे। पूरे शहर में इस घटना की चर्चा जोरों पर थी। महुआ अपने घर में लौट आई जहां वो एक लड़की के साथ किराए पर रहती थी। दोनों में बातचीत बस काम की बात तक ही सीमित थी। दोनों ने कभी एक दूसरे के साथ घुलने मिलने की कोशिश भी नहीं की थी। वो एक साधारण नैन नक्श की दब्बू किस्म की लड़की थी जो एक छोटी कंपनी में ठीक ठाक गुजारा होने लायक काम करती थी। वो अभी काम पर गई हुई थी। शायद अब तक उसे कल रात की घटना की जानकारी नहीं हुई थी। महुआ के पास अकेले बैठकर सोचने का वक्त ही वक्त था। ऐसा नहीं है कि उसे कुछ याद ना रहा था, बस थोड़ा सा उसका सर अभी भी चकरा रहा था। वहां पर जहां सब सदमे में थे, सिर्फ महुआ ही एक थी जिसे कोई सदमा ना था, क्योंकि ताबीज के उतरते ही उसे अपने अंदर एक अजीब सी थरथराहट महसूस हुई थी। ताबीज, हे भगवान, वो ताबीज तो वहीं रह गया। यदि किसी ने पहचान लिया तो उससे पल भर में साबित हो जाएगा कि वह किसका है। उससे उसका संबंध बड़ी ही आसानी से जोड़ा जा सकता है, क्योंकि उसके आसपास के सभी लोग उसे पहचानते हैं। उसकी वजह से उसका मजाक उड़ाया गया था। अब वो क्या करे? लॉकेट से ये बात आसानी से साबित हो सकती है कि कल रात वो तहखाने में थी। महुआ को याद आ गया कि कल रात को क्या हुआ था। उसे पूरी तरह याद आ गया कि कैसे उसका स्वरूप बदल गया था, कैसे उसके हाथ, पैर और कद लंबे हो गए थे, कैसे उसके बाल और दांत लंबे हो गए थे, कैसे उसके हाथ के नाखून और दांत नुकीले हो गए थे, कैसे उसका रंग बदल गया था, कैसे उसने सोचा और लाइट्स फट गई थी, कैसे उसे अंधेरे में साफ साफ दिखाई दे रहा था, कैसे वो उन तीनों की एक एक रक्त धमनी साफ साफ देख रही थी और कैसे उसको उन धमनियों को देखकर बहुत प्यास लग रही थी। जब उसने सोहन के गले में किसी भावना के वशीभूत होकर अपने दांत गड़ाए थे, तब उसे ऐसा लगा जैसे वो जन्मों से प्यासी थी। उसे वो स्वाद बहुत अनोखा और लुभावना लगा। खून पीने के बाद जब उसने उन बाकी बचे दोनों का शिकार किया, तब उसके दिल को एक अलग सा सुकून मिला। उसको एक एक बात याद आ गई और याद आने के बाद ना तो वो डरी और ना ही चिंता में पड़ी, बल्कि उसके चेहरे पर वो खुशी वाली मुस्कान आ गई थी। अब उसे अपने तावीज की फिक्र करनी थी। वो नहीं चाहती थी कि वो किसी के नज़र में आए और उसे पहचाना जाए। वहां उस पुलिसिये के हाथ तो तावीज लगी गया था, ये उसकी नज़र से छुपाना था। परंतु गनीमत थी कि उसने किसी से उस वक्त कुछ पूछा नहीं। शायद सब वहां सदमे में थे इसलिए। परंतु अब उसे जल्दी से कुछ करना पड़ेगा। उसे किसी के सामने आना नहीं था, क्योंकि उसे अभी तक अपनी शक्तियों का इसके अलावा कुछ नहीं पता था कि वो बहुत बड़ी, ताकतवर और बहुत ही ज्यादा तेज हो गई थी। वो पलक झपकते ही कहीं से कहीं पहुंच जाती है। महुआ को अब अपना ताबीज वापस हासिल करना था, परंतु उसके लिए पता लगाना था कि वो पुलिस वाला उसे कहां ले गया है। महुआ ने अब एक खतरनाक फैसला ले लिया था, जिससे एक तो उसे उसका ताबीज वापस हासिल करना था और दूसरा अपनी रक्त पिपासा को शांत करना। दिन ढलने के बाद जब अंधकार घना छाता है, ज्यादातर आबादी अपने अपने घरों में दुबक जाती है। वहीं कुछ युवा आबादी आज़ादी के नाम पर रात का बखूबी इस्तेमाल करती हैं। एक कार सुनसान सड़क पर दौड़ रही थी। उस सड़क पर छाए अंधेरे को दूर करने का एकमात्र साधन उस कार की हेडलाइट ही थी। उसमें बैठे थे 4 लड़के जो अपनी जवानी की गर्मी को शराब से भिगो कर ठंडा कर रहे थे। बोतलें खाली होती जा रही थी और साथ में खाली होते जा रहे थे उनके दिमाग से होश। तभी तो उनको दूर से दिखी एक कार और कार को ठीक करने का प्रयास करती एक निहायत ही खूबसूरत और उम्दा लड़की, जिसका बदन हेडलाइट की रोशनी में चमक उठा। उस लड़की को देखते ही उन लड़कों के अंदर का हैवान जाग उठा। उनमें से एक ने बोला, ओए देख कितनी मस्त आइटम है, क्या कहते हो? दूसरा, अरे नहीं, अभी 2 दिन पहले ही एक लड़की ने इसी सड़क पर 2 लौंडों को बेवकूफ बनाकर अंदर करवा दिया था। पहला, अरे यार, तो हम कौन सा उनके जैसे बेवकूफ हैं जो इतनी घटिया चाल में फंस जाएंगे। उल्टा अगर कोई असली चुड़ैल भी आ जाएगी तो उसे भी लपक लेंगे, मुंह पर डालेंगे लिफाफा और मचाएंगे। इतना कह के वो सब हंसने लगे। वो चारों इस बात से अनजान थे कि वो कोई चिड़िया नहीं थी बल्कि मौत थी।